हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार, सारा गेम कंसिस्टेंसी का है। सरकार लगा दो अपना पूरा दम। एंड सर, जो आप मेहनत करते हो इट शुड बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं 2 दिन तो बहुत जबरदस्त मेहनत कर ली, दो दिन तो हमने टारगेट्स पूरे अचीव कर लिए, पर नेक्स्ट डे वापस हम डाउन हो गए एंड सर एकदम रिलैक्स हो गए और सर पढ़ाई नहीं करी। नहीं सर अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहोगे, अगर कंसिस्टेंटली आप डेली अपने आप को पुश करते रहोगे, मोटिवेट करते रहोगे, तो सर जबरदस्त वाला माहौल बनेगा एंड सर सक्सेस विल बी योर्स। सो सर, माहौल के साथ हम शुरू करते हैं बहुत ही शानदार वाला चैप्टर जिसका एक न्यूमेरिकल 100% बनता है। आइए, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स अंडर कस्टम्स। सबसे पहली बात, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या? सर, एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी accepted for the purpose of assessment if buyer and seller are not related and price is the sole consideration and actual transaction value subject to valuation rules जो हम पढ़ने वाले हैं। and value of goods is relevant at the time of importation of goods into India। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो किसी भी गुड्स का टैरिफ वैल्यू फिक्स कर सकते हैं, और अगर टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दिया तो उन नोटिफाइड गुड्स के केस में एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू से कोई मतलब नहीं होगा, टैरिफ वैल्यू के बेस पे ही असेसमेंट होगा। क्लियर? और ध्यान देना बेटा, टैरिफ वैल्यू is relevant at the time of bill of entry for home consumption or grant of entry inward whichever is later। बेटा क्लियर? डन। और हाँ, पूरा ध्यान देना सर, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा? सीबीआईसी वाला। किस दिन का? सर, जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है, भली बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन हो या वेयर हाउसिंग हो, भली वेसल एयरक्राफ्ट आया नहीं आया, वी डोंट केयर। फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री जो फाइल करी वो रेट ऑफ एक्सचेंज। एंड सर, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, जिस दिन आपने शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया है, दैट इज द डेट रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ एक्सचेंज, सीबीआईसी वाला। बेटा क्लियर? डन। आइए, वैल्यूएशन रूल्स की तरफ बात करते हैं हम। सर, सेक्शन नंबर रूल नंबर 3 बोलता है क्या? आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट अगर बायर सेलर रिलेटेड है या नहीं है। देख लीजिए बेटा, सर अगर बायर और सेलर रिलेटेड है और आपने प्रूव कर दिया कि रिश्ता रिश्ते की जगह धंधा, धंधे की जगह मतलब रिलेशन की वजह से प्राइस इफेक्ट नहीं हुआ है, अगर आप फॉलोइंग रूल्स भी फॉलो कर लेंगे तो भी वैल्यू यही आने वाला है, तो ऐसे केस में एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। पर अगर बायर सेलर रिलेटेड नहीं है, हम एक्चुअल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। पर ध्यान देना सर, आपके कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसी कोई टर्म्स कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो एबनॉर्मल हो, जिसकी वजह से प्राइस इफेक्ट हुआ। जैसे सेलर शुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी पार्ट ऑफ द सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड्स। सेकंड, देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग यूज ऑफ द गुड्स except as provided in Indian law। There should not be any restriction regarding resale of the goods except area of resale। या ऐसी कोई टर्म्स कंडीशन रेस्ट्रिक्शन जो नॉर्मली नहीं होती है और एबनॉर्मल कंडीशन है जिसकी वजह से प्राइस इफेक्ट हुआ है, तो एक्चुअल प्राइस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाएगी। एंड सर, रूल नंबर 3 में लिखा है योर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू एडिशंस ऑफ रूल नंबर 10 जो हम पढ़ेंगे बाद में। क्लियर? डन। और हाँ, अगर रूल नंबर 3 बोलता है एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल है तो बात खत्म हो जाएगी बेटा। पर अगर रूल नंबर 3 से वैल्यू नहीं है तो फॉलोइंग रूल्स शैल बी फॉलोड इन सीक्वेंस। प्लस इसमें एक बात और कह दी बेटा, अगर आपकी वैल्यू में पोस्ट इंपोर्टेशन कोई एक्टिविटीज के ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट ऐड करी हुई है तो सर उसको एक्सक्लूड करने का, पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटीज के कोई चार्जेस, जैसे सर इंपोर्ट करने के बाद सर यहां से कस्टम क्लियरेंस करा के यहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया या कोई भी ऐसी कॉस्ट हो गई विच इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू, वो वैल्यू से एक्सक्लूड करना है। पर हाँ, एनी कॉस्ट विच इज इंकर्ड एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया वो वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं करेंगे, भले वो पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के लिए हो। क्लियर? डन। जैसे रॉयल्टी और लाइसेंस फी विच इज पेड एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया, या इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ द मशीन विच इज पेड एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया, ये सब वैल्यू का पार्ट बनता है। क्लियर? इसके अलावा अगर एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया अगर ऐसा नहीं लिखे है वर्ड्स तो समझना पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटीज के चार्जेस को एक्सक्लूड करना है वैल्यू में से। क्लियर? अच्छा, अब सर सुनिएगा ध्यान से बेटा, अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है तो सर फॉलोइंग रूल्स शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। तो सर रूल नंबर 3 से नहीं आएगा तो 4, 4 से नहीं आएगा तो 5, 5 से नहीं आएगा तो 7, 7 से नहीं आएगा तो 8 और 8 से नहीं आएगा तो 9 से तो हो ही जाएगा। 9 क्या है? बेस्ट जजमेंट। और रूल नंबर 6 जो बीच में है वो बोलता है क्या? एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल नंबर 7 एंड 8 कैन बी चेंज, मतलब पहले रूल नंबर 8 लगा सकते हो आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द प्रॉपर ऑफिसर। पढ़ते हैं सर, रूल नंबर 6 क्या बोलता है? सर पहले रूल नंबर 4 एंड 5 क्या कहते हैं? रूल नंबर 4 बोलता है क्या? वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। रूल नंबर 5 बोलता है सिमिलर गुड्स। सर रूल नंबर 4 आइडेंटिकल गुड्स विच आर एब्सोल्युटली अलाइक इन अपीयरेंस, इन क्वालिटी, इन परफॉर्मेंस, इन रेपुटेशन एटसेट्रा, बट आर सर should be manufactured in the same country of origin, whether manufactured by the same manufacturer or some other manufacturer चलेगा, but should be manufactured in the same country of origin। क्लियर? तो सर ऐसे केस में उन गुड्स को बोलते हैं क्या? आइडेंटिकल गुड्स, पर उसके लिए ड्राइंग, डिजाइन, आर्टवर्क या डेवलपमेंट वर्क इंडिया से सप्लाई नहीं हुआ होना चाहिए। क्लियर? ये हो गया क्या? वैल्यू आइडेंटिकल गुड्स का डेफिनेशन। अब सुनना बच्चों ध्यान से, सर सिमिलर गुड्स क्या होता है? अगर रूल नंबर 4 से वैल्यू नहीं है तो रूल नंबर 5, पहले गुड्स का डेफिनेशन बता रहा हूं। सिमिलर गुड्स मींस गुड्स व्हिच आर नॉट एब्सोल्युटली अलाइक बट आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। तू नहीं तो तू भी चाल से। क्लियर? बट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम कंट्री ऑफ ओरिजिन, वेदर मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम मैन्युफैक्चरर और सम अदर मैन्युफैक्चरर, उससे कंसर्न नहीं है। क्लियर? अब सर बात को समझना ध्यान से,
अगर किसी गुड्स का ड्राइंग, डिजाइन, आर्ट वर्क या डेवलपमेंट वर्क इंडिया से सप्लाई हो रखा है तो वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता, इसके लिए उसको उस गुड्स को सिमिलर गुड्स या आइडेंटिकल गुड्स नहीं मानते हैं। क्लियर। अब वैल्यूएशन की बात करें, अगर मान लो मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, मान लो मैंने ये पेंसिल इंपोर्ट किया 950 मार्कर्स, 950 पेंसिल मैंने इंपोर्ट किया, उसकी एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं, तो उसका आइडेंटिकल गुड्स अगर किसी ने इंपोर्ट किया तो वो देखने का बेटा, तो रूल नंबर 4 बोलता है उसकी वैल्यू देखो। पर अगर खुद आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू ही प्रोविजनल असेसमेंट हो रखा तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी को हम कंसीडर करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पे अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन मिलते हैं तो गुड्स इंपोर्टेड एट सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी के ट्रांजेक्शन आपको देखने हैं। सर सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी के ट्रांजेक्शन अगर मल्टीपल मिल जाए, ध्यान रखना यहाँ गलती होती है बच्चों से, तो ऐसे केस में लोएस्ट वैल्यू विल बी टेकन, लोएस्ट वैल्यू विल बी टेकन बेटा। ठीक है। अच्छा सर, सब्सटेंशियली सेम लेवल और कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी के ट्रांजेक्शन अगर नहीं मिलते तो जो भी ट्रांजेक्शन मिलते वो लेंगे। रीजनेबल एडजस्टमेंट विल बी डन फॉर क्वांटिटी डिफरेंस और लेवल डिफरेंस, एंड टाइमिंग गैप अगर है तो उसके लिए रीजनेबल एडजस्टमेंट विल बी डन। अब ये एडजस्टमेंट जो करने होते हैं, पहले आप वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो एडजस्टमेंट क्वेश्चन दे रखा है वो करेंगे बेटा। क्लियर, डन। अब सर रूल नंबर 4 से अगर वैल्यू नहीं है तो रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 एब्सोल्युटली सेम है जो हमने रूल नंबर 4 पढ़ा बेटा, बस यहाँ पे गुड्स कौन से, सिमिलर गुड्स है बेटा। क्लियर, डन। सर आइए रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 बोलता है क्या, अगर आपको रूल नंबर 8 पहले लगाना है तो प्रॉपर ऑफिसर से परमिशन ले सकते हो, ऐसे केस में पहले आप रूल नंबर 8 लगा देना, 7 मत लगाना बेटा। ओके डन। सर अब रूल नंबर 7 और 8 क्या कहते हैं, रूल नंबर 7 बोलता है डिडक्शन मेथड। सर जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया उसकी वैल्यू सही नहीं, उसके आइडेंटिकल गुड्स, सिमिलर गुड्स की वैल्यू सही नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में रूल नंबर 7 बोलता है क्या, अगर वो गुड्स सेम कंडीशन में इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद रीसेल होता है, वो गुड्स या उसका सिमिलर गुड्स या आइडेंटिकल गुड्स अगर इंडिया में रीसेल होता है तो कितने में रीसेल होता है। सर डोमेस्टिक मार्केट की ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी देखिए किस प्राइस में सेल होती है, वो प्राइस आप लीजिए, अब उसमें से रिवर्स कैलकुलेशन करिए। रिवर्स कैसे, सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केट में जब रीसेल किया होगा तो डोमेस्टिक मार्केट का जीएसटी लगा होगा, उसको लेस करिए रिवर्स कैलकुलेशन करके, फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन वो लेस करिए, फिर कस्टम पोर्ट से क्लियर करने के बाद से लेके बेचने तक का जितने भी खर्चे हैं आपके वो सब लेस करिए। अब जो कॉस्ट आएगी ये आपकी वैल्यू आई एट द कस्टम पोर्ट इंक्लूसिव ऑफ कस्टम्स, इसमें से फिर कस्टम लेस करिए, उसके बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर डिडक्टिव वैल्यू एज पर रूल नंबर 7। क्लियर। और हाँ, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया वो एज इट इज बिक रहा तो ठीक है, अगर प्रोसेसिंग करने के बाद अगर बिकता है मार्केट में तो ऐसे केस में प्रोसेसिंग कॉस्ट जो उसकी जनरली लगती है वो भी एस्टिमेट करके आपको जो क्वेश्चन है दे रहे क्योंकि वो लेस करनी पड़ेगी बेटा आपको। ओके डन। सेकंड थिंग, जो आप डोमेस्टिक मार्केट की वैल्यू ले रहे हो वो विद इन 90 डेज की वैल्यू लेनी पड़ेगी, नियरेस्ट डे की वैल्यू लेनी है आपको। डोमेस्टिक मार्केट की जो सेल प्राइस की वैल्यू वो नियरेस्ट डे की लेनी, बट दैट शुड नॉट बियॉन्ड 90 डेज। क्लियर, डन। अब रूल नंबर 7 से अगर वैल्यू नहीं आ रहा, मान लो 90 डेज में रीसेल हुआ ही नहीं या फिर वो रीसेल होता ही नहीं है, तो ऐसे केस में रूल नंबर 8 बोलता है कैलकुलेशन मेथड, उस एक्सपोर्टर को बोलो अपना कॉस्ट ब्रेकअप भेजेगा अलोंग विद द सपोर्टिंग प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन प्लस रूल नंबर 10 के सारे एडिशंस ऐड करेंगे, इससे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर कंप्यूटेड वैल्यू। रूल नंबर 8 के हिसाब से जो वैल्यू आएगी उस पर कस्टम लगाएंगे बेटा। और अगर उससे भी वैल्यू नहीं आ रहा तो ऐसे केस में रूल नंबर 9 बोलता है बेस्ट जजमेंट प्रॉपर ऑफिसर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पर करंट मार्केट कंडीशन ध्यान में रखते हुए सेक्शन 14 के फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए वैल्यू निकालेगा, उसको बोलते हैं रेसिडुअल मेथड। आइए एडिशन इन द वैल्यू, अब सबसे काम का रूल यही है पूरे वैल्यूएशन के अंदर, दिल थाम के सुनिएगा। कंपल्सरी एडिशंस और ऑप्शनल एडिशन, पहले हम पढ़ रहे क्या, कंपल्सरी एडिशंस फर्स्ट, मतलब ये एक्सपेंस ऐसे है जो हमेशा इंकर होते ही होते हैं, क्वेश्चन आपको दिया है नहीं दिया हमेशा ऐड करना है। सर फर्स्ट मान लो कभी क्वेश्चन दे रखा है एफओबी प्राइस या प्राइस ऑफ द गुड्स दे रखा है, तो सर उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। अब सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर एक्चुअल दे रखी तो क्या करने का, नहीं दे रखी तो क्या करने का, अगर इफ इट इज नॉट गिवन तो 20% ऑफ एफओबी ऐड कर देना, बात खत्म बेटा। क्लियर। पर अगर दे रखा है तो बाय वेसल या बाय लैंड गुड्स आया है तो एक्चुअल ले लेना, पर अगर बाय एयर आया है तो सर क्या लेंगे, बोलो सर एक्चुअल जो दे रखा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो या 20% ऑफ एफओबी विच एवर इज लोअर, पहली बार फायदा दिया इसलिए विच एवर इज लोअर, वैल्यू कम आएगी तो टैक्स भी कम लगेगा सर इसलिए फायदा हुआ। क्लियर, डन। पर अगर नहीं दे रखा तो बाय एनी मोड आया 20% ऑफ एफओबी ऐड कर दीजिएगा बेटा। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, सर यहां पर अगर मान लो क्वेश्चन में एफओबी प्लस इंश्योरेंस दे रखा है पर फ्रेट नहीं दे रखा तो ऐसे केस में क्या करेंगे बेटा, 20% ऑफ एफओबी प्लस इंश्योरेंस ही ले लेंगे बेटा हम। क्लियर। अच्छा सेम वे अगर आपने कोई गुड्स बाय वेसल इंपोर्ट करी है और उसमें गुड्स क्वेश्चन ने आपको मान लो लाइटरेज चार्ज, बार चार्ज या शिप डैमरेज चार्ज सर अलग से दे रखा है तो वो भी वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में ऐड होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में ऐड हुआ तो वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। ओके। अच्छा अब इंडियन पोर्ट पे अनलोड किया, अनलोड करके आप एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे ले जा रहे हो, ट्रांसशिपमेंट कर रहे हो, या पोर्ट से
इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन ले जा रहे हो सर, उसकी कॉस्ट को कभी भी वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर, डन। अनलोडिंग करने के बाद का जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर, डन। सर अब बताए क्या, इंश्योरेंस अगर नहीं दे रखा तो 1.125% ऑफ एफओबी, और अगर दे रखा तो सर एक्चुअल ना किसी भी मोड से वैसे कंसर्न नहीं है। अच्छा मान लो कभी क्वेश्चन है एफओबी प्लस फ्रेट दे रखा है पर इंश्योरेंस नहीं दे रखा, तो एफओबी प्लस फ्रेट का जो अमाउंट है उसी का 1.125% आप कर लेना, वो इंश्योरेंस का अमाउंट आ जाएगा। अनलोड करने के बाद का कोई इंश्योरेंस कॉस्ट कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर, डन। अब सर ध्यान देना, अब जहां पे गलती होती है वो नेक्स्ट बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा ये जो आपने एफओबी दे रखा है, एफओबी प्लस आपने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐड किया फ्रेट सर, और फिर ऐड किया आपने इंश्योरेंस, ये जो वैल्यू आएगी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सीआईएफ वैल्यू। सीआईएफ वैल्यू जो होती है वही होती है क्या, असेसेबल वैल्यू, उस पर लगेगा कस्टम बच्चों। क्लियर, डन। अब सर खास बात, सर ध्यान देना बेटा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है सर टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन लिखा, मतलब यहां पे इंडियन पोर्ट पे अनलोडिंग का जो कॉस्ट होता है, लैंडिंग कॉस्ट, उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते हैं, दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स बेटा। ठीक है, अब एक बात तो ये, अब सर यहां पर जो गलती होती है, मान लो क्वेश्चन ने दे रखा है क्या, कॉस्ट ऑफ द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर दे रखा है। आई रिपीट, कॉस्ट ऑफ द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर दे रखा है। अब सर फैक्ट्री से मान लो कोई गुड सिंगापुर से इंडिया में आ रहा है, तो फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर से लेकर सिंगापुर पोर्ट तक का कॉस्ट अलग दे रखा है, वहां पे लोडिंग करने का कॉस्ट अलग दे रखा है, फिर वहां से इंडियन पोर्ट का कॉस्ट अलग दे रखा है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, यहाँ गलती होने के चांस होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समरी बुक में बहुत अच्छे से अलग अलग केस बना के दे रखे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, जिसको हम बहुत ही प्यार मोहब्बत से हमने लेक्चर में सोल्व किया। मैं अभी आपको फटाफट समझा देता हूं बच्चों, सुनना ध्यान से। सर मैं केस वाइज यहाँ पे सीक्वेंस वाइज नहीं समझा रहा, मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूं। मान लो सर बाय वेसल आ रहा है गुड्स, बाय वेसल आ रहा है गुड्स, और सर प्राइस ऑफ द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर दे रखा है, फिर वहां से फैक्ट्री से लेकर सिंगापुर से गुड्स आ रहा है, तो एक्सपोर्टिंग पोर्ट तक का कॉस्ट दे रखा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसको ऐड करेंगे, फिर लोडिंग एक्सपेंसेस दे रखे तो उसको भी ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एफओबी, इसको बोलते हैं एफओबी। अच्छा अब सिंगापुर पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक का कॉस्ट दे रखा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उसको ऐड कर देना, बात खत्म। क्लियर सर, और इंश्योरेंस नहीं दे रखा तो 1.125% ऑफ एफओबी जो हमने ऐड करने के बाद निकाला, वो आप एफओबी का 1.125% कर दीजिएगा, ये आपका असेसेबल वैल्यू आ जाएगा। पर सर मान लो सिंगापुर पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक का सर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं दे रखा, तो ऐसे केस में सर हमने क्या किया, एफओबी निकाला। एफओबी क्या था बेटा, प्राइस ऑफ द गुड्स प्लस फैक्ट्री से लेकर कस्टम पोर्ट पे लाने का कॉस्ट प्लस उसको लोड कराने का कॉस्ट, ये सब हो गया एफओबी, इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। सर उसका 20% हम कैलकुलेट करेंगे। अब सर 20% जो आपने कैलकुलेट किया, क्योंकि फ्रेट नहीं दे रखा सिंगापुर से इंडिया तक का, अब ये 20% जो ना, दिस इज सपोज टू बी इंक्लूसिव ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्सपोर्टर्स फैक्ट्री टिल इंडियन पोर्ट। इसलिए सर जो आपको ओरिजिनली प्राइस एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर दे रखा था, उसमें सीधा डायरेक्ट आप क्या क्या ऐड करेंगे सर, 20% ऑफ एफओबी ऐड करेंगे। मतलब एफओबी के लिए जो आपने एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेके एक्सपोर्टिंग पोर्ट तक का जो कॉस्ट ऐड किया था, वो इनर कॉलम में ऐड करना एफओबी निकालने के लिए। पर सर उस कॉस्ट को वैल्यू में इंक्लूड वापस से मत करना, वरना डबल बार ऐड हो जाएगा, क्योंकि 20% इज सपोज टू बी इंक्लूसिव ऑफ दैट कॉस्ट ऑल्सो। इसलिए प्राइस ऑफ द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर प्लस 20% ऑफ एफओबी ऐड करिएगा। क्लियर, प्लस इंश्योरेंस जो आपका 1.125% ऑफ एफओबी है वो ऐड करना है, फिर एक्चुअल देखा तो एक्चुअल ऐड करना, ये आपका सीआईएफ आ जाएगा बेटा। इंडियन पोर्ट पे अनलोड करने का कॉस्ट वो कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनता। क्लियर, डन। लास्ट केस सर, अगर मान लो बाय एयर गुड्स आया था, तो सर भले एक्चुअल कॉस्ट दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, सर ध्यान देना बेटा, नहीं दे रखा तो 20% ऑफ एफओबी होता है, और दे रखा तो एक्चुअल और 20% whichever is lower हम लेते हैं बेटा। इसलिए सर ध्यान दीजिएगा, प्राइस ऑफ द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर दे रखा है, तो वो प्राइस ऑफ द गुड्स को कांस्टेंट रखना, इनर कॉलम में कैलकुलेट करना क्या आपका एफओबी कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेके एक्सपोर्टिंग एयरपोर्ट तक का कॉस्ट प्लस उसको लोड कराने का कॉस्ट, ये आपका एफओबी आ गया इनर कैलकुलेशन में। क्लियर, अब ये एफओबी का सर 20% जो होता है वो आप कैलकुलेट करिएगा। अगर मान लो बाय एयर आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं दे रखा सिंगापुर से इंडिया का, तो 20% ऑफ एफओबी आप कैलकुलेट करेंगे। ये जो अमाउंट आएगा सर सीधा प्राइस ऑफ द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर प्लस ये 20% ऑफ एफओबी प्लस इंश्योरेंस ऐड करना, ये आपका सीआईएफ वैल्यू आ जाएगा। अब अगर सिंगापुर से इंडिया तक का पोर्ट का, इंडियन एयरपोर्ट तक का एक्चुअल कॉस्ट भी दे रखा है, तो ऐसे केस में अगेन जो आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा बेटा, आपका एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेकर सर एयरपोर्ट तक का कॉस्ट, उसका लोड कराने का कॉस्ट प्लस सर सिंगापुर से इंडियन लाने का एयरपोर्ट का बाय एयर का जो चार्जेस था वो सब ऐड करेंगे, ये आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फ्रेट आया। अब इसको कंपेयर करना किससे, 20% ऑफ एफओबी। अच्छा एफओबी कैसे आया था बेटा, एक्सपोर्टर की फैक्ट्री तक का कॉस्ट प्लस एक्सपोर्टिंग एयरपोर्ट तक का जो आपका फ्रेट था प्लस लोडिंग एक्सपेंस था, वो आपका एफओबी इनर कैलकुलेशन हमने कैलकुलेट किया था बेटा। सर इनर कॉलम में उसका 20%
इससे कंपेयर करना एक्चुअल कॉस्ट को, विच एवर इज लोअर जाएगा वो आप ऐड करेंगे डायरेक्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ द एक्सपोर्टर, उसमें ये ऐड किया आपने फ्रेट, इंश्योरेंस ऐड किया, सीआईएफ वैल्यू आ गया। भारत माता की जय। क्लियर? आई होप बहुत शिद्दत से आपको रिवाइज हुआ है बेटा ये। अगेन सरकार आइए, ये हो गया क्या कंपल्सरी एडिशन की सारी बातें। अब ये क्या ऑप्शनल एडिशन। ऑप्शनल एडिशन का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में ये एक्सपेंसेस दे रखे, अगर आपने इंकर की तो ऐड करना, नहीं करके तो ऐड नहीं करना। कंपल्सरी एडिशन में ये है कि ये तो इंकर होते ही होते हैं सर, इसलिए क्वेश्चन नहीं भी दिया होता कंपल्सरी एडिशन वाले दोनों एक्सपेंस तो आपको ऐड करने ही होते हैं। ऑप्शनल एडिशन अगर दे रखा तो ऐड करना, वरना ऐड करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्या है, कमीशन या ब्रोकरेज। अगर एक्चुअल दे रखा मतलब दे रखा तो ऐड करने का, पर सारे कमीशन भले इंडियन कमीशन, इंडियन एजेंट को पे किया, फॉरेन एजेंट को पे किया, आईएनआर में पे किया, फॉरेन करेंसी में पे किया, सब कुछ ऐड करना एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। जब तक बाइंग कमीशन वर्ड नहीं लिखे तब तक सारे कमीशन ऐड कर देना बेटा। जैसे कैनलाइजिंग एजेंट कमीशन ऐड कर देना बेटा। कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, अगर कंटेनर रिटर्नेबल है तो ऐड मत करना, नॉन रिटर्नेबल तो ऐड कर देना। पैकिंग चार्जेस हमेशा ऐड करना, भले ड्यूरेबल हो, नॉन ड्यूरेबल हो, प्राइमरी पैकिंग हो, सेकेंडरी पैकिंग हो, स्पेशल पैकिंग हो, सारे ऐड करना बेटा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टूल्स, मोल्ड्स, डाइज सप्लाइड फ्रॉम इंडिया, फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया, पूरी वैल्यू ऐड करना। कंसेशन रेट पे सप्लाई किया, जो कंसेशन दिया वो ऐड करना। सर इंजीनियरिंग, ड्राइंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, आर्ट वर्क, तो सर ये अगर इंडिया में करवा तो ऐड नहीं करना, ये एब्नॉर्मल पॉइंट है, ध्यान रखना। इंडिया में अगर इंकर किया है, आईएनआर में इंकर किया तो इंक्लूड नहीं करना। आउट ऑफ इंडिया अगर इंकर किया तो ऐड करना है। क्लियर? सर रॉयल्टी, सर अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया जिसका कॉपीराइट पेटेंट वगैरह हो रखा था, उसका आपने सर लाइसेंस फी, रॉयल्टी वगैरह पे किया एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया, तो उसका रॉयल्टी या लाइसेंस फी भी ऐड करना। अच्छा, आपने कोई गुड्स इंपोर्ट नहीं किया, राइट टू रिप्रोड्यूस परचेज कर लिया, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी एडिशन ऑफ दिस कॉस्ट, क्योंकि कोई गुड्स तो आपने इंपोर्ट किया ही नहीं बेटा। ठीक है सर? फिर एनी पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सेल प्रोसीड, अगर आप इंपोर्टर जो है वो एक्सपोर्टर को और दे रखा है तो ऐसे केस में वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। या सर इंपोर्टर सप्लायर के बिहाफ पे कुछ अमाउंट किसी और को पे करा, थर्ड पर्सन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। ये सब आपको वैल्यू में इंक्लूड करना है। हाँ, इंडिया में लाने के बाद का कॉस्ट को अगर इंकर किया तो कभी भी ऐड नहीं करने का। प्लस सर इनका मैकेनिज्म क्या है, ये सब एडलेस जो करने सब एफओबी में करने, रिवाइज्ड एफओबी निकलेगा। सर देना जितने भी ऑप्शनल एडिशन थे ये सब एफओबी में एडजस्टमेंट होगा। पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के एक्सपेंसेस अगर है तो वो एक्सक्लूड होंगे, एफओबी में होंगे। फिर रिवाइज्ड या एडजस्टेड प्राइस है, एडजस्टेड एफओबी निकलेगा, फिर उसका 20% या 1.25% जो होता है इंश्योरेंस और फ्रेट, उसका कैलकुलेट होगा। उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी कॉल्ड असेसेबल वैल्यू। भारत माता की जय। रूल नंबर 11, डिक्लेरेशन बाय द इंपोर्टर। सर इंपोर्ट ऑफ द गुड्स क्या करेगा, गुड्स का जो भी उसने गुड्स इंपोर्ट किया उस पर सर उसने बिल ऑफ एंट्री फाइल क्या होगा, उसमें गुड्स का डिक्लेरेशन देगा, गुड्स का वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी क्या है, सब कुछ डिक्लेरेशन देगा। एंड सर उसमें लिखेगा जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी सही लिखी बेटा, रिजेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन बाय द वैल्यू ऑफ द वैल्यू। सर प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर की हो जाए तो आपने जो वैल्यू डिक्लेयर की उसको क्या करता है, रिजेक्ट। बट सर उसको वो रिजेक्ट कब करेगा, अगर उसको लगता है कि वैल्यू बहुत कम है या सब्सटेंशियली बहुत ज्यादा है, कंपेरेबल प्राइस नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सर प्राइस इज नॉट दिस होल कंसिडरेशन, रिलेटेड पर्सन है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ऐसे केस में वैल्यू रिजेक्ट करेगा। बट बिफोर रिजेक्शन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू द इंपोर्टर। क्लियर? और उसके बाद ही ये वैल्यू रिजेक्ट करेगा आफ्टर हियरिंग द असेसी बेटा। क्लियर? डन सरकार। ये आपका रोल नंबर 12 खत्म होता है। अब ये इंपोर्ट की रिगार्डिंग प्रोविजन खत्म होता है। अब सर रिलेवेंट डेट, ये समरी दे रखा है, रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। वैसे चैप्टर शुरू किया था मैंने बताया था आपको। सर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इन वर्ड विच एवर इज लेटर, और गुड्स अगर बाय एयरक्राफ्ट या बाय लैंड आ रहा है तो ऐसे केस में अराइवल ऑफ द कन्वेंस, अराइवल ऑफ द एयरक्राफ्ट या व्हीकल, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन व्हिचएवर इज लेटर इज द रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी बेटा। वेयर हाउस में रखवाया था, वेयर हाउस जब क्लियर कराओगे फॉर होम कंजम्पशन दैट इज द रिलेवेंट डेट बेटा। ठीक है सर। रेट ऑफ एक्सचेंज कब का, सीबीएसई वाला रेट ऑफ एक्सचेंज कब का, जिस दिन हमने फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, भले वेसल आया था नहीं आया था कंसर्न नहीं है, भले एंट्री इनवर्ट मिला नहीं मिला कंसर्न नहीं है, भले बिल ऑफ एंट्री वेयर हाउसिंग वाली हो या होम कंजम्पशन कंसर्न नहीं है। अच्छा यही अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो सर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू के लिए कौन सा डेट रिलेवेंट होगा, जिस दिन आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला। सर सेक्शन 51 में परमिशन मिली फॉर एक्सपोर्टेशन। एंड रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी वाला कब का, जिस दिन हमने शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? डन सर। हाई सी के केस में अगर कोई गुड्स आ रहा है आउट ऑफ इंडिया से, सिंगापुर से कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया और हाई सी में अगर आपने गुड्स को बेच दिया तो सर सेक्शन 14 वैल्यूएशन में लिखा है क्या, वैल्यू ऑफ गुड्स इज रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया एंड इंपोर्ट बिगिंस व्हेन गुड्स एंटर द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। इसलिए लास्ट हाई सी सेल जो होगा दैट इज द वैल्यू रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स, और उस वैल्यू पे कस्टम लगेगा। अब मान लो आपने सर उस गुड्स को कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में स्टोर करवा दिया सर। अच्छा एक बात और, उससे पहले हाई सी सेल के केस में जो लास्ट हाई सी सेल होता है दैट इज द वैल्यू रिलेवेंट फॉर कस्टम्स, उस पे कस्टम लगेगा। कस्टम प्लस कस्टम ड्यूटी का अमाउंट जो आएगा, वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस कस्टम का अमाउंट जो आएगा उस पे लगेगा आईजीएसटी 3739 बेटा। क्लियर? डन। ठीक है। अब सर अगर आपने मान लो कोई गुड्स इंपोर्ट किया, उसका कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में गुड्स को रखवा दिया, तो ऐसे केस में सर वेयर हाउस जब करवाया था आपने वेयर हाउसिंग बॉन्ड सेंड किया, कस्टम पे करने की जरूरत नहीं। अब मान लो आपने गुड्स को वेयर हाउस के अंदर किसी को बेचा, तो ऐसे केस में सर
मान लो वो गुड्स मैंने आपको बेचा, आपने किसी और को बेचा, तो जो लास्ट पर्सन ने खरीदा है गुड्स, जब वो गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराने आएगा तब वो कस्टम पे करेगा, पर कस्टम जो पे करेगा तब रीवैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी नहीं होता है। क्लियर? हाँ, पर आईजीएसटी 3739 पे करने के लिए जो लास्ट जो वैल्यू, जिस वैल्यू पे लास्ट में वेयरहाउस में सेल हुआ था वो वैल्यू, या वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे प्लस सोशल वेलफेयर चार्ज ऐड करेंगे, ये जो वैल्यू आएगा वो, और लास्ट जो वेयरहाउस में सेल हुआ वो प्राइस, विच एवर इज हायर, इस पे लगता है 37 और 39 बेटा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं, बड़ा अच्छा सुंदर पॉइंट है बेटा ये वाला। सरकार वापस बोल देता बेटा आपको मैं, सर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ में मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, गुड्स अभी हाई सी में बेटा, और मैंने आपको बेच दिया 2 करोड़ में। सर आपने किसी को बेच दिया कितने में? 3 करोड़ में, गुड्स अभी हाई सी में है। अब गुड्स आया है तो जिस थर्ड पर्सन ने गुड्स परचेज किया था आपसे, उसने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, मान लो उसने वेयरहाउसिंग के लिए फाइल किया, तो सर पहली बात तो 3 करोड़ इज द वैल्यू। अब सर वेयरहाउस में गुड्स उसने रखवाया और उसने भी किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया, फोर्थ पर्सन को बेच दिया, कितने में? 4 करोड़ में। अब जिस पर्सन को उसने बेचा वो पर्सन गुड्स का कस्टम क्लियरेंस करा रहा है फ्रॉम द कस्टम बॉन्ड वेयरहाउस, तो फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी कस्टम्स एक्ट के लिए वैल्यू होगा 3 करोड़ लास्ट हाई सी सेल वाला ट्रांजेक्शन पर। अब 3739 किस पे लगेगा? 3 करोड़ प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये जो अमाउंट आएगा, मान लो वो आया 3 करोड़ 90 लाख रुपए सारा कस्टम वगैरह ऐड करने के बाद, वो और 4 करोड़ विच एवर इज हायर, इस पे लगेगा आईजीएसटी। क्लियर? और मतलब 4 करोड़ इस एग्जांपल के केस में इस पे लगेगा आईजीएसटी और इसी पे लगेगा क्या सर? जीएसटी कंपनसेशन सेस अगर लगता है तो बेटा। और अगर वही गुड्स वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस कस्टम का अमाउंट ऐड करने के बाद मान लो आ रहा था कितना? 4 करोड़ 20 लाख, तो 4 करोड़ 20 लाख और 4 करोड़ विच एवर इज हायर 4 करोड़ 20 लाख, तो 4 करोड़ 20 लाख पे लगता है क्या? 37 और 39 बेटा। भारत माता की जय। क्लियर? माहौल फुल सर इसका मैंने मस्त वाला इलस्ट्रेशन आपको मेन बुक में भी दे रखा है बेटा। आइए, एक्सपोर्ट के वैल्यूएशन रूल्स। अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट पे कस्टम लगता है तो खास बात जो एफओबी वैल्यू होता है, जल्दी मत करना, जल्दबाजी में गलती मत कर देना, इसमें सीआईएफ मत निकाल देना, एफओबी वैल्यू पे लगता है कस्टम बेटा। क्लियर? एफओबी वैल्यू ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी इन केस एक्सपोर्ट ऑफ गुड। एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो सर रूल नंबर 3 बोलता है क्या? योर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, और इवन इफ दे आर रिलेटेड देयर रिलेशनशिप डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, तो एक्चुअल वैल्यू लेंगे। और अगर वो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है तो ऐसे केस में सर फॉलोइंग रूल्स शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। रूल नंबर 4 बोलता है क्या सर? गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी की वैल्यू बेटा, मतलब अगर कोई गुड्स मैंने एक्सपोर्ट किया, अगर उसकी वैल्यू सही नहीं तो सेम गुड्स या सिमिलर गुड्स किसी और ने एक्सपोर्ट किया बट कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मस्ट बी द सेम। क्लियर? तो कितने में एक्सपोर्ट किया दैट विल बी द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, पर रीजनेबल एडजस्टमेंट शैल बी डन रिगार्डिंग क्वालिटी डिफरेंस, मंगल की क्वालिटी और अदर क्वालिटी में फर्क है ना बेटा। क्लियर? क्वालिटी डिफरेंस हो गया, कंपोजिशन डिफरेंस हो गया, टाइमिंग डिफरेंस हो गया, क्वांटिटी डिफरेंस हो गया, उसकी वजह से अगर डिफरेंस है तो रीजनेबल एडजस्टमेंट विल बी डन इन द वैल्यू बेटा। ठीक है, डन। एंड सर अगर उससे भी वैल्यू नहीं आया तो रूल नंबर 5 बोलता है क्या सर? मैं अपना कॉस्ट ब्रेकअप भेजूंगा, जो एक्सपोर्टर है वो अपना कॉस्ट ब्रेकअप देगा अलोंग विद द सपोर्टिंग प्लस अपना प्रॉफिट मार्जिन प्लस एवरी कॉस्ट अप टू इंडियन पोर्ट विच इज कॉल्ड एफओबी। क्लियर? वो कॉस्ट निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पे टैक्स पे करना पड़ेगा, कस्टम पे करना पड़ेगा। आइए सर, रेसिडुअल मेथड, अगर इन सबसे वैल्यू नहीं निकल रहा तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर अपना बेस्ट जजमेंट यूज करके वैल्यू निकालेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन बाय द एक्सपोर्टर, शिपिंग बिल के अंदर डिक्लेरेशन देगा, गुड्स का वैल्यू क्या है, गुड्स की आइडेंटिटी क्या है, सब कुछ डिक्लेरेशन देगा अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग। एंड ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो वैल्यू को रिजेक्ट कर सकता है अगर उसको लगता है मामला गड़बड़ है तो। ठीक है, पर आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड वो वैल्यू रिजेक्ट कर सकता है। इसी के साथ भारत माता की जय। वैल्यूएशन भी खत्म होता है। अब माहौल के साथ क्या लिखा भाई? सपने तो हम बहुत देखते बेटा, बट केवल देखना सफिशिएंट नहीं है सर। फॉलो योर ड्रीम्स, believe in yourself and don't give up. That is what the key of success is for chartered accountancy course. आप CA में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, this is the key of success. All the best guys, we all are with you. माहौल जबरदस्त शानदार। सर ये वीडियो जो रिकॉर्ड किया गया है सरकार, ये आपकी सक्सेस के लिए किया गया है। ऑल द बेस्ट। मस्त होके पड़े सारे स्टूडेंट्स जितने भी सीए के, उन सब तक इन वीडियोस को पहुंचा दीजिए एंड कमेंट के अंदर माहौल का मैं इंतजार कर रहा हूं बेटा। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर। माहौल जबरदस्त शानदार, मस्त वाला पढ़ाई करिए, अपना लगा दीजिए पूरा दम। ऑल द बेस्ट माहौल, बाय बाय।